जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 में बना रखा है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चनों को वहाँ पे हमने सॉल्व किया है। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। तो जितने भी लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है। ठीक है ना, विश्व का नवीनतम वलित पर्वत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, विश्व का नवीनतम वलित पर्वत। अगर हम विश्व के नवीनतम वलित पर्वत की बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो आपका हिमालय है। ठीक है ना, हिमालय जो है ये विश्व की नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है ना, अगर हिमालय की बात करते हैं तो ये आपके भारत, नेपाल और बात करते हैं तिब्बत का, या फिर बात करें चाइना में, ये आपके फैला हुआ है। ठीक है ना, अगर हिमालय की हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर आपके, ये इसी हिमालय पर स्थित है जिसका नाम है एवरेस्ट। क्या नाम है? एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पर स्थित है? ये आपके नेपाल में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी आपकी एवरेस्ट है। उसी तरीके से अरावली की बात करते हैं तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, विश्व की प्राचीनतम, ये सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। और ये अरावली कहाँ पे स्थित है आपके, कहा जाए तो ये आपके मुख्य रूप से आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर है? राजस्थान में। मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसी तरीके से एंडीज की बात करते हैं तो एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज है। और ये स्थित कहाँ पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में। ठीक है ना, कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में आपके स्थित है। कौन सा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला कही जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण चीन सागर फिलीपीन सागर के साथ किस जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, दक्षिण चीन सागर और बात कर रहा है फिलीपीन सागर के मध्य। ठीक है ना, तो वो कौन सा है? वो आपकी लुजोन जल संधि या फिर लुजोन जल डमरू मध्य। ठीक है ना, लुजोन जल डमरू मध्य या फिर लुजोन जो जल संधि है ये आपके दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर के मध्य स्थित है। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर हम सुसीमा जल संधि की बात करते हैं, सुसीमा जल संधि, ठीक है ना, अगर सुसीमा जल संधि की बात करते हैं तो ये आपके स्थित है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया और आपके जापान का द्वीप है क्यूशू द्वीप। ठीक है ना, कौन सा द्वीप है? क्यूशू द्वीप। क्यूशू द्वीप और दक्षिण कोरिया के मध्य आपका स्थित है सुसीमा जल डमरू। उसी तरीके से सुंडा जल डमरू की बात करते हैं तो ये आपके जावा और सुमात्रा के मध्य है। ठीक है ना, किसके मध्य है? जावा और सुमात्रा, ये दोनों ही इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ठीक है ना, जावा और सुमात्रा के मध्य आपका सुंडा जल डमरू स्थित है। ठीक है ना, कौन से? सुंडा जल डमरू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है ना, नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा साझा करने वाला राज्य भारत का नहीं है? ठीक है ना, तो वो कौन सा है? वो आपका झारखंड है। ठीक है ना, झारखंड जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। असम की बात करें तो ये भी करता है, त्रिपुरा की बात करें ये भी करता है, मेघालय की बात करते हैं तो ये भी आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं भाई त्रिपुरा की, त्रिपुरा राज्य ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है ना, बांग्लादेश से 3 ओर से, 3 ओर से, ठीक है ना, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। ठीक है ना, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा है? वो आपका त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है ना, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की जो राजधानी है वो आपकी है ढाका। कौन सी है? ढाका। अगर यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो वो आपकी है टका। ठीक है ना, करेंसी कौन सी है? टका है। और ढाका यहाँ की राजधानी है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने यहाँ से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद से यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है ना, तो एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि जो शेख हसीना जी थी उनकी पार्टी का नाम क्या था? ठीक है ना, तो उनकी पार्टी का जो नाम था, उनकी पार्टी का नाम था बांग्लादेश आवामी पार्टी।
तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा ये लाइमलाइट में रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई, ठीक है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनकी पार्टी का नाम क्या था, तो वो बांग्लादेश अवामी पार्टी से संबंध रखती है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि पहली बार इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी, ठीक है, तो वो लिया था कब, 1996 में। 1996 में पहली बार इन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ ली थी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़, अगर नवीन जलोढ़ की बात करते हैं तो ये भारत की मिट्टी है, ठीक है ना। ये जलोढ़ मिट्टी है, उसी के दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। उसी में से एक पूछा गया है नवीन जलोढ़ निक्षेप। तो नवीन जलोढ़ निक्षेप को कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि पुरानी जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, तो वो बांगर कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नवीन की जगह पुरानी दे दिया जाए, ठीक है ना, प्राचीन दे दिया जाए, तो क्या आंसर हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका आंसर बांगर हो जाएगा, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। ये दोनों ही जलोढ़ मिट्टियों के प्रकार हैं। अगर हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं ना, तो ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। उसी तरीके से काली मिट्टी है, ठीक है ना। काली मिट्टी में पूछा जाता है कभी कभी कि काली मिट्टी, जो काली मिट्टी होती है, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसके नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है, और ये आपके कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, ठीक है ना। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी भारत में ही पाई जाती है, और राज्य में पूछा जाए तो वो आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। जो मैदानी एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर हम लोग अभी काली मिट्टी की बात कर रहे थे, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक की बात करेगा तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। जो महाराष्ट्र है यहाँ पे काली मिट्टी सबसे अधिक भारत में कहाँ पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। अगर प्रशांत महासागर की बात करते हैं कि इसी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा क्षेत्र है। विश्व का सबसे गहरा क्षेत्र, सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर मैरियाना ट्रेंच की गहराई है, और यह विश्व का सबसे गहरा स्थान है, जो कि आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में मतलब ठंड में, ठंड में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पे ठंड वर्षा कहाँ होती है, वो आपकी कश्मीर घाटी में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, कश्मीर घाटी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। अगर हम बात करें दक्कन का पठार, जो कि सभी को पता होना चाहिए कि दक्कन पठार जो है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। सुंदरवन की बात करते हैं तो भाई
यहाँ पे ये जो सुंदरवन है, यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनता है जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों से मिलकर बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये किन किन नदियों के मिलकर बनता है? तो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के मिलने से डेल्टा, कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन का डेल्टा बनता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयोगी है? सबसे उपयुक्त, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं। इसी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेगुर मिट्टी के नाम से ही काली मिट्टी को जाना जाता है, इसी को कपासी मिट्टी भी के रूप में जाना जाता है। और इसी को अगर कहा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी आपकी? वो भी आपकी काली मिट्टी ही है, ठीक है। कौन सी है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी अगर पूछा जाए तो कौन सी आपकी है? काली मिट्टी ही, ठीक है। इसी को ही रेगुलर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अब देखिए कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अगर हम बात करें इस साइड आपको भारत के, यहाँ पे अरब सागर मिलेगा और यहाँ पे बंगाल की, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अरब सागर। अब कुछ नदियां ऐसी हैं भारत की जो बंगाली खाड़ी में जाके गिरती हैं और कुछ अरब सागर में जाके गिरती हैं। अगर इन ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको तुंगभद्रा, नर्मदा, मांडवी और साबरमती नदियां देखने को मिलेगी। अब यहाँ से अगर हमें ये देखना है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, इसका मतलब है कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सभी की सभी नदियां आपको देखने को अगर देखेंगे तो ये सभी के सभी लगभग आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक। अगर नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा आपके अरब सागर में आके गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो आपके अरब सागर में आके गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और ये दोनों की दोनों एस्चुरी बनाती हैं। अगर हम बात करें तुंगभद्रा की, ठीक है ना, तुंगभद्रा ऐसी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये अरब सागर में जाकर नहीं गिरती हैं। नर्मदा की बात करें, मांडवी की बात करें, साबरमती की बात करें, ये तीनों की तीनों नदियां कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में आकर गिरती हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं। मांडवी नदी जो है आपकी, मांडवी नदी, ये गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है, गोवा की राजधानी जो है पणजी, पणजी शहर मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? पणजी शहर। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो मांडवी शहर के, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी की बात करते हैं, ठीक है, नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो आपकी है सतपुड़ा और विंध्य की श्रेणियों के बीच से निकलती है, ठीक है। किसके बीच से? सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणियों के बीच से आपकी नर्मदा निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी। और यह ऐसी नदी है जो गार्ज बनाते हुए अरब सागर में आकर गिर जाती है। क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। कौन सी नदी है? आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच से निकलती है। अगर नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत को, उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है ना। उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो आपकी है नर्मदा नदी। उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से कौन सी नदी अलग करेगी? तो वो नर्मदा नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। अगर साबरमती नदी की बात करते हैं तो साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी जो आके राजस्थान में स्थित है, साबरमती में, ठीक, यहाँ पे साबरमती नदी स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस नदी को कुछ लोग द्वारा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक दक्षिणी गंगा और दूसरा दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है।
तो यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा का मतलब कहने का है कि भारत की गंगा कौन, भारत की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। अगर भारत की गंगा की बात करते हैं तो ये जैसे भारत में सबसे पवित्र नदी है गंगा, ठीक है, उसी तरीके से जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। जिस तरीके से भारत जो गंगा जो है भारत में सबसे पवित्र नदी है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी आपकी कावेरी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दक्षिणी गंगा का कहने का मतलब है, दक्षिणी गंगा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, उसी तरीके से गोदावरी नदी, ठीक है ना, गोदावरी नदी जो है ये दक्षिणी गंगा कही जाती है। दक्षिणी गंगा कही जाती है क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद गोदावरी नदी का स्थान आता है लंबाई में, ठीक है, तो इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसे गोदावरी को ही वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है किसे, गोदावरी नदी को। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए, अभी हमने नर्मदा नदी की बात कर दी थी। सतपुड़ा और विंध्य के बीच से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। गार्ज बनाते हुए कौन सी नदी आती है? नर्मदा नदी है। और उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली नर्मदा नदी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है ना, गंगा नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सबसे पहले हमें ये पता करना है, ये जानना है कि गंगा नदी जो है किन किन राज्यों से होकर निकलती है। अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से? 5 राज्यों से। अगर बात करें इसका उद्गम स्थल तो कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल होता है। बट ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है ये 2 नदियों के मिलने से बनी हुई है, ठीक है ना। कौन कौन सी नदी है? एक तो भागीरथी, भागीरथी, और दूसरी जो है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है ना। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से किन नदी का निर्माण होता है? वो गंगा नदी का निर्माण होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वो कौन सा स्थान है? तो आपका देवप्रयाग है। और देवप्रयाग में ही ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो ये गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। कहां से? बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, ठीक है ना। यूपी में, कहाँ पे? यूपी के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है कौन सी नदी? गंगा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है ये मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है, ठीक है ना। अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें कि मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है तो आपके हरिद्वार में पहुंचने के बाद ये मैदानी एरिया में पहुंच जाती है, क्योंकि उसके पहले क्या है, ये ढलान से नीचे उतरती है, पहाड़ी पर्वतों से निकलती है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि भाई जो गंगा नदी है वो किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तराखंड से बिजनौर में पहुंचती हैं, यूपी में आ जाती हैं, तो दूसरा राज्य यूपी है, ठीक है। यूपी के बाद अगर बात करें जो दूसरा अगला राज्य है वो आपका बिहार है। कौन सा हो जाएगा? बिहार। बिहार के बाद झारखंड का एक जिला है, बस वहीं से होकर ये नदी जाती है गंगा नदी। उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जहां से होकर गंगा नदी बहती है, ठीक है ना। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। अब एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना, ठीक है ना। गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और गंगा और यमुना का जहां मिलन होता है, ठीक है ना, गंगा और यमुना का जहां मिलन होता है वो होता है प्रयागराज में, प्रयागराज। और इसी को बोला जाता है संगम, इसी को बोला जाता है संगम। तो अगर आपसे पूछा जाए संगम कहाँ स्थित है तो प्रयागराज में स्थित है, जहां पर गंगा और यमुना नदियों का मिलन होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं?
संगम कहा जाता है। चलिए एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर बहती है, ठीक है, तो वो आपके 28 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है ना। जिले कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। 28 जिले से होकर बहती है गंगा नदी, ठीक है ना। यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई, किस राज्य से होकर गंगा नदी नहीं बहती है, तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बहती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में, फिर चली जाती है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो वो कौन सा एक्सप्रेसवे है? वो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है आपका यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, ठीक है। यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? वो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? ठीक है, तो यहाँ पे लैगून झील की बात कर रहा है, ठीक है। तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी लैगून झील होगी वो आपकी होगी चिल्का झील। कौन सी होगी? चिल्का झील। चिल्का झील जो है आपके पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी, ठीक है, कौन सी झील है? आपकी चिल्का झील है, ठीक है। कौन सी झील है? चिल्का झील। अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो आपके उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ठीक है। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। उसी तरीके से अगर कोलेरू झील की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपके कोलेरू झील है। अगर लोनार झील की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अगर पंचभद्रा साल्ट लेक की बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या फिर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी सांभर झील, ठीक है। सांभर झील जो है वो सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है, जो कि आपके स्थित है राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है सांभर झील। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अभी तो हमने देखा सांभर झील जो है खारे पानी की झील है और ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील है। अगर मीठे पानी की पूछा जाए, मीठे पानी की, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो होगी वो कौन सी आपकी है? वो है आपकी वूलर झील। कौन सी झील है? वूलर झील है। और वूलर झील कहाँ पे स्थित है? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में आपकी वूलर झील स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू या फिर कौन सा जलसंधि है, ठीक है ना। तो कौन सी जलसंधि है, कौन सा जलडमरू है? वो है पाक जलडमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी, ठीक है। क्या है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। अगर हम उसी तरीके से 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? तो आपके मालदीव और मिनीकॉय के मध्य स्थित है, ठीक है। मालदीव और मिनीकॉय के मध्य स्थित है आपका 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती, उपज और कटाई जो जाना जाता है वो किससे जाना जाता है? तो वो जाता है विटिकल्चर। उसे क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटिकल्चर से कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई सेरिकल्चर किसे कहा जाता है, ठीक है, सेरिकल्चर किसे कहते हैं? तो सेरिकल्चर उसे कहते हैं यहाँ पर रेशम का उत्पादन, ठीक है ना। रेशम का उत्पादन क्या कहते हैं? आपके
सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम हार्टिकल्चर की बात करते हैं तो बागवानी, बागवानी जो है हार्टिकल्चर कहलाता है। अगर पीसी कल्चर की बात करते हैं तो ये मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए, सेरिकल्चर रेशम का उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी और पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य उत्पादन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो आपका है, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। चलिए अगर हम देखिए इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आपका है इंडोनेशिया है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अगर बात करें हम इंडोनेशिया के तो यहाँ पे लगभग 13,000 द्वीप स्थित है, ठीक है ना। 13,000 द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया। इसी के कहा जाए कि जावा और सुमात्रा इसी के ही द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा किसके द्वीप हैं, इंडोनेशिया के ही, ठीक है, इंडोनेशिया के ही। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो भाई ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया है, और एशिया के बाद जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में ही विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो खान है हीरे की, ठीक है ना, किम्बरले। अगर बात करें किम्बरले, किम्बरले, ठीक है ना, किम्बरले ये जो है हीरे की खान है, किसी खान है, हीरे की खान, हीरे की खान। किम्बरले जो है हीरे की खान है, विश्व की सबसे सुप्रसिद्ध या फिर कहा जाए कि सबसे बड़ी खान जो हीरे की है वो कौन सी है, किम्बरले, ठीक है ना, कौन सी है, किम्बरले है। उसी तरीके से अगर बात करें सहारा मरुस्थल की, ठीक है, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अगर सहारा मरुस्थल की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, आपके दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना, अफ्रीका में। देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की बात हुई है, बट जो हम बात कर रहे हैं कि जो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका का ही एक देश है, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का ही एक देश है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। किम्बरले खान अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल आपके जो अफ्रीका है, अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है ना, 11 देशों में, अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है आपका सहारा मरुस्थल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबर की तरह दिखाई देती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना, कौन सी, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी। तो बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आपके छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। बैलाडीला की पहाड़ी जो है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसी तरीके से अगर केरल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो केरल में आपको कार्डेमम की पहाड़ी दिखाई देगी, कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। और ये कार्डेमम की पहाड़ी है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक है ना, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी पहाड़ी है, यही कार्डेमम की पहाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है तो आपके कार्डेमम की पहाड़ी है जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपको नीलगिरी पर्वत दिखाई देगा, ठीक है, कौन सा, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर स्थित है, आपके तमिलनाडु में। नीलगिरी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है, भारत का रूर, भारत का रूर। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रूर है क्या, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रूर प्रदेश की, ये रूर प्रदेश, आखिर में रूर प्रदेश है कहाँ पर,
रूर, ठीक है ना। अगर रूर की बात करते हैं तो ये आपके जर्मनी में स्थित है, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में आपका रूर प्रदेश स्थित है। और ये रूर प्रदेश क्यों इतना ज्यादा फेमस क्यों है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जर्मनी का सबसे ज्यादा कोयला यहीं पर पाया जाता है। तो 80% जो जर्मनी का कोयला होता है वो रूर में ही पाया जाता है, ठीक है ना, रूर में पाया जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें भारत की, भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर कहा जाता है दामोदर घाटी को, ठीक है, किसे कहा जाता है, दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे अधिक कोयला आपके दामोदर घाटी में ही पाया जाता है, भारत का अधिकतम कोयला जो है दामोदर घाटी में पाया जाता है, ठीक है, दामोदर घाटी में भारत का अधिकतम कोयला पाया जाता है। या फिर बात करते हैं, यहीं पर है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, यह भी आपके झारखंड में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। दामोदर की घाटी हो या फिर छोटा नागपुर का पठार हो, दोनों ही झारखंड में स्थित है। और यहाँ पर भारत का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता बंदरगाह ये किस तरीके का बंदरगाह है, ठीक है, तो यहाँ पूछा गया किस तरीके का, नौसैनिक है, तैल है, नदी है या फिर प्राकृतिक है। तो याद रखिएगा कि जो कोलकाता बंदरगाह है वो नदीय बंदरगाह है। किस तरीके का है, नदीय बंदरगाह, नदी पे बना हुआ बंदरगाह आपका कोलकाता का बंदरगाह है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो किस नदी पर है, ठीक है, तो ये आपके हुगली नदी पर, ठीक है, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर ही आपका जो कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है ना, किस नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी पर बना हुआ आपका कोलकाता बंदरगाह। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपके कोलकाता में ही स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में ही स्थित है आपका केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को कि कहां से कहां तक का जो गंगा वाला क्षेत्र है वो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है, वो आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो जलमार्ग है ये नेशनल हाईवे या फिर कहा जाए कि आपका वाटरवे नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ठीक है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग जो फर्स्ट है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है आपके, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो मार्ग है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर, ठीक है ना, कुल जो लंबाई है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर है। इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, क्या कहलाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहलाता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना वो किससे संबंधित है, तो आपके संबंधित है राजमार्गों के विकास से, किससे संबंधित है, राजमार्गों के विकास से संबंधित है। इसी तरीके से अगर जोड़ा पूछा जाए आपसे क्या हुआ, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत माला परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है ना, भारत माला परियोजना, ठीक है, भारत माला परियोजना वो भी आपके राजमार्गों के विकास से ही संबंधित है, ठीक है ना, भारत माला परियोजना किससे संबंधित है, राजमार्गों के विकास से ही संबंधित है। उसी तरीके से कभी कभी पूछा जाता है सागरमाला, ठीक है ना, तो जो सागरमाला संबंधित है वो आपके तटीय क्षेत्र का जो विकास है, ठीक है ना, यहाँ राजमार्गों का विकास है तो ये जो सागरमाला हो जाएगा ये तटीय क्षेत्र, तटीय मार्ग का विकास, ठीक है। अगर सागरमाला की बात कभी करते हैं तो वो किससे होगा, तटीय मार्ग का विकास से, जो तटीय मार्ग के विकास है उनका विकास किसके थ्रू किया जाता है, सागरमाला परियोजना के थ्रू, ठीक है ना, सागरमाला परियोजना के थ्रू तटीय मार्ग का विकास और भारतमाला परियोजना राजमार्गों के विकास या फिर प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा, ठीक है ना, पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है, ठीक है।
देखिए, एक तो उत्तर का दक्षिण का गलियारा होता है और दूसरा पूर्व से पश्चिम का गलियारा, ठीक है ना। भारत में पूर्व से पश्चिम का गलियारा या फिर उत्तर से दक्षिण का गलियारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक उत्तर से दक्षिण का गलियारा होता है, दूसरा होता है पूर्व से, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम का गलियारा होता है, ठीक है, पूर्व का पश्चिम गलियारा। अब यहाँ पूर्व से पश्चिम का गलियारा पूछा गया है, जो कि आपका सिलचर से पोरबंदर को दर्शाता है, ठीक है ना, सिलचर से पोरबंदर को, ठीक है ना। सिलचर से पोरबंदर का जो गलियारा कहलाता है वो पूर्वी पश्चिम गलियारा कहलाता है। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से उत्तर से दक्षिण का गलियारा जो कहलाता है, उत्तर से दक्षिण का गलियारा जो है आपका, वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। ये कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का गलियारा। उत्तर से दक्षिण का गलियारा कौन सा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी का है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण का और पूर्व से पश्चिम का गलियारा, ठीक है, वो जहां मिलते हैं, वो दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं, वो कौन सा स्थान है? उत्तर से दक्षिण का गलियारा, पूर्व से पश्चिम का गलियारा एक दूसरे से जहां जो मिलते हैं, वो कौन सा स्थान है? तो आपका है झांसी। कौन सा है? झांसी। झांसी में उत्तर से दक्षिण का गलियारा, पूर्व से पश्चिम का गलियारा एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान, अगर हम कहें, पूछा जाए आपसे कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, ठीक है, तो जो ज्वालामुखी के, जब ज्वालामुखी फटता है ना, उसके अंदर जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो बाहर जब आके ठंडा हो जाता है, वो क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानों का, ठीक है, क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, तो वो क्या है? बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान जो होती हैं वो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टान कहलाती हैं, ठीक है। अगर हम बालू पत्थर की बात करते हैं या फिर सैल की बात करते हैं, ठीक है ना, बालू पत्थर या सैल की बात करते हैं, तो आपका अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है ना। कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं ये क्या है? अवसादी चट्टान है, ठीक है। कौन सी है? अवसादी चट्टान। उसी तरीके से संगमरमर की बात करते हैं तो ये आपका है रूपांतरित चट्टान। ये कौन सा है? रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं, ठीक है ना। रूपांतरित चट्टान कहलाती है आपके संगमरमर की चट्टानें, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है ना, या फिर कहा जाएगा किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? किस चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो वो आपके जीवाश्म जो होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? आपके जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान, ठीक है। परतदार चट्टान किसे कहा जाता है? अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अब देखिए, भारत में जो भी नदियां हैं, वो या तो डेल्टा बनाती हैं या फिर एस्चुरी बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं या फिर एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा या फिर एस्चुरी बनाती हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। तो हमें ये पता है कि भाई गंगा, ठीक है, और दूसरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये दो नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। अगर हमें गंगा जहाँ दिखेगा वो भी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी दिखेगा तो वो भी डेल्टा बनाती है। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन पे चलते हैं तो कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। और एक चीज और याद ध्यान रहे कि जिस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन, उसी तरीके से नर्मदा और ताप्ती जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, नर्मदा और ताप्ती नदियां एस्चुरी बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। अब ऑप्शन को अगर देखें तो भाई गंगा तो भाई बनाती है डेल्टा, बट नर्मदा नहीं बनाती है। नर्मदा क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। उसी तरीके से यहाँ पे गंगा अगर बात करें, गंगा तो बनाती है बट ताप्ती नदी नहीं बनाती है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से बात करते हैं कावेरी, गंगा, महानदी, या फिर नर्मदा, ताप्ती, या फिर कृष्णा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गंगा, नहीं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी ये क्या बनाती हैं? आपकी डेल्टा बनाती हैं। तो ये भी नहीं बनाती हैं, ये भी नहीं बनाती और
ये भी आपकी नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो कावेरी, गंगा और महानदी जो है ये आपकी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक है ना। अब वही देखिए, अगर यहाँ पे आप बात करोगे त्रिपुरा की, ठीक है ना, त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। वही पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है कि जो तीन ओरों से क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? बांग्लादेश। ठीक है, सॉरी, बांग्लादेश से लगा हुआ है। ठीक है ना। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा भारत से बनाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से बनाता है। और भारत से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? वो आपका बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, लगभग 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर जो सीमा है बांग्लादेश वो भारत से बनाता है। अगर सबसे कम पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत से सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो कौन है? वो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है भारत से सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान भारत से सीमा बनाता है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, ठीक है ना, दक्षिणी बिंदु, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी बिंदु, ठीक है, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे दक्षिणी बिंदु की बात किया जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। अब यहाँ से देखिए चारों आपको बिंदु याद करने हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे उत्तरी बिंदु को जो कहते हैं वो है आपका इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल है। ठीक है ना। दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो आपका है इंदिरा पॉइंट। वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। उसी तरीके से अगर बात करते हैं पूर्वी बिंदु की, ठीक है ना, पूर्वी बिंदु कौन सी है? वो आपका है किविथु। कौन सा हो जाएगा? किविथु हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? किविथु हो जाएगा। उसी तरीके से पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो हो जाएगा गौर माता। ठीक है ना, गौर माता। तो ये चारों पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किविथु और पश्चिमी बिंदु गौर माता। अब यहाँ से दक्षिणी बिंदु की बात की है तो दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अब एक चीज और याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में स्थित आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका है तारापुर। ठीक है ना, कहाँ पर? तारापुर। और तारापुर में तारापुर कहाँ पर स्थित है? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है आपका तारापुर, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए भाई कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया था तो ये यूएस, ठीक है, यूएस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड अरब स्टेट के सहयोग से स्थापित हुआ था आपका तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में आपका स्थित है। अगर बात करें भाई कलपक्कम की, कलपक्कम कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, कलपक्कम स्थित है। उसी तरीके से काकरा पार की बात करते हैं कि काकरा पार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात में। ठीक है ना, काकरा पार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसी तरीके से कैगा की बात करते हैं तो कैगा कहाँ पर आपका? कर्नाटक में है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट ये तारापुर याद रखिएगा क्योंकि ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र था। और कहाँ पर स्थित था? तारापुर में। किसके सहयोग से बनाया गया था? यूएस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है ना, इसके सहयोग से, यूएस के। चलिए, सिंगरेनी खाद्यान्न किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, सिंगरेनी खाद्यान्न। तो याद रखिएगा सिंगरेनी खाद्यान्न जो है वो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है सिंगरेनी की खान। ठीक है ना, सिंगरेनी जो खान कहाँ पर है? वो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, उसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपको मुंबई हाई
ठीक है ना। मुंबई हाई जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। और ये तेल शोधखाना है, ठीक है ना, तेल शोधखाना जिसका नाम है मुंबई हाई, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई हाई स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ठीक है ना, तो वो कितना था, 31.16। 31.16 जो था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का 31.16% है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है, ठीक है ना, तो कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा में कहा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे कोई भी आदिवासी आबादी नहीं स्थित है, कहाँ पर, हरियाणा में। अगर पूछा जाए भाई कि सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, तो आपका हरियाणा ही होगा, सबसे कम लिंगानुपात। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, इसी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में। पूछा जाए सबसे कम जंगल कहाँ पर है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा, सबसे कम जंगल। ठीक है ना, सबसे कम जंगल कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका हरियाणा ही होगा। ठीक है ना, हरियाणा में भारत में सबसे कम जंगल पाया जाता है। ठीक है, गोवा की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो आपका हो जाएगा गोवा में। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल के अनुसार आपका सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो सबसे छोटा राज्य अगर गोवा है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत में हल्दी का उच्चतम उत्पादक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है, वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है ना, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। उसी तरीके के तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश ही होगा। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य दालों की सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश जो है ये सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो गेहूं का उत्पादन, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, आपका उत्तर प्रदेश। बट अगर हेक्टेयर में पूछेगा कभी, हेक्टेयर में पूछा जाए कि हेक्टेयर में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो आपका करता है पंजाब। कौन करता है, पंजाब। पंजाब जो है वो हेक्टेयर में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है ये मोटे अनाजों का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है, उत्पादक राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा, मोटे अनाज। अगर पूछा जाए कि मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो वो राजस्थान करता है। और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है ना, सरसों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होता है। ठीक है, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान, मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है। ठीक है, रबी की फसल, जायद की फसल या फिर खरीफ की फसल, 3 फसलें होती हैं। अब यहाँ पे रबी की फसल के बारे में पूछा गया कि इनमें से चावल, ज्वार, मक्का, जौ, इनमें से कौन सा रबी की फसल है। ठीक है ना, तो आपका जौ जो है यह आपकी रबी की फसल है। ठीक है ना, जौ जो है रबी की फसल के अंतर्गत आता है। चावल, ज्वार, मक्का की बात करते हैं तो ये आपके खरीफ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसके खरीफ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, रबी के अंतर्गत और भी कौन से हो सकते हैं, तो जौ या फिर गेहूं की बात करते हैं, गेहूं भी रबी की फसल है। मटर की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपके रबी के अंतर्गत आती हैं। गेहूं, मटर, सरसों या फिर चना। ठीक है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा का अनवीनीकरण संसाधन है, अनवीनीकरण। ठीक है ना, अनवीनीकरण या फिर बात किया जाए परंपरागत। ठीक है ना, परंपरागत या फिर अनवीनीकरण दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। अनवीनीकरण क्या चीजें होती हैं, अनवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करके दोबारा उनको यूज में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना, या फिर दोबारा जो लाना होगा तो काफी टाइम लग जाता है। जैसे तेल हुआ, पेट्रोल हुआ,
या फिर कोयला हुआ, तो ये सब क्या है, अनवीनीकरण या फिर परंपरागत। ठीक है, एक बार इनको जला दिया जाए, पेट्रोल एक बार खत्म हो जाता है, दोबारा यूज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ऐसे संसाधन जिनका यूज एक बार हम लोग कर सकते हैं, दोबारा ना यूज में आए। ठीक है ना, तो क्या कहलाते हैं, अनवीनीकरण या फिर परंपरागत। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा युग्म ऊर्जा का अनवीनीकरण संसाधन है, तो यहाँ पे कौन सा अनवीनीकरण है। ठीक है ना, अनवीनीकरण तो कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन, इनका एक बार यूज करेंगे, दोबारा आप यूज में नहीं ला सकते हैं। और सभी की बात करते हैं ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये क्या है, गैर परंपरागत या फिर नवीनीकरण। ठीक है ना, नवीनीकरण, उसी तरीके से ये भी आपका नवीनीकरण हो जाएगा, और इस तरीके से ये भी आपका नवीनीकरण हो जाएगा। अनवीनीकरण में कौन कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। या फिर आपसे पूछा जाए पेट्रोल होगा, तो भी आपका हो जाएगा क्या, अनवीनीकरण हो जाएगा। या फिर कोयले की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनवीनीकरण में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है। ठीक है ना, कोयला और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें। ठीक है ना, अभी हमने बात किया था कि भाई कौन से ऐसे चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म पाया जाता है, और जहां जीवाश्म पाया जाएगा वहां पे आपको कहीं ना कहीं तेल और कोयला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो कौन सी चट्टानें थे, वो अवसादी चट्टानें थी। ठीक है ना, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत जीवाश्म पाए जाते हैं, और इन्हीं के अंदर कोयला पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोयला किस तरीके का चट्टान है, तो आपका अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान क्या कौन सी होती है, कोयला किस तरीके की चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों को ही क्या कहा जाता है, आपका परतदार चट्टान। ठीक है, परतदार, ठीक है, परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान कहते हैं। चलिए, तो ये आज का सेशन रहा, और आपको कैसा सेशन लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।